वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में डिटेल्स में बताया है। आज मैं बताऊंगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के क्या उद्देश्य हैं। आप सब समझते हो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट होता क्या है, किसके लिए होता है, किसके द्वारा होता है और क्यों होता है। क्योंकि आपको मालूम है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत की आर्थिक दशा, राजनीतिक दशा बहुत बिगड़ा हुआ था। आर्थिक दशा तो इतना खराब था कि लोगों के पेट में रोटी नहीं था। उसमें सबसे ज़्यादा जो स्थितियां खराब थी वो थी महिलाओं की और बालकों की। तो अब ये देखते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ 1952 ईस्वी में। भारत आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में। तो क्या कार्यक्रम रखे गए, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से हुआ है ना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उसकी शुरुआत हुई। तो उस समय जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के ऑब्जेक्टिव्स पर अपने विचार रखे और उनका मुख्य विचार 3 था। उसमें से पहला है ग्रामीणों का विकास, दूसरा है सामुदायिक जीवन जीने की भाव पैदा करना और तीसरा है ग्रामीण नेतृत्व का विकास। इसको मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करती हूं। जब हमारे नेताओं ने देखा कि भारत अत्यंत दयनीय दशा में है और भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, महात्मा गांधी ने इस चीज को महसूस किया था, जिया था। उन्होंने बताया था कि 75 से 80% जनता गांव में निवास करती है और इसलिए ग्रामीणों का विकास करना नितांत आवश्यक है। जब 75 से 80% जनता जो गांव में निवास करती है, अगर उनके पास मतलब कि बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो कैसे भारत का विकास होगा। तो इसलिए जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य रखे गए, इसमें सबसे पहला उद्देश्य रखा गया ग्रामीणों का विकास करना, ग्रामीण लोगों का विकास करना। क्योंकि जब ग्रामीण विकसित होंगे, जब 75 से 80% जनता विकसित होगी तो हमारा भारत राष्ट्र स्वतः ही विकसित हो जाएगा। तो सबसे पहले ग्रामीणों का विकास करना। दूसरा था सामुदायिक जीवन जीने की भावना पैदा करना, दूसरा उद्देश्य है इसका। पंडित नेहरू ने दूसरा उद्देश्य क्या रखा, सामुदायिक जीवन जीने की भावना पैदा करना। इसका अर्थ यह है कि मैं नहीं, केवल मैं ही विकसित नहीं हूं, बल्कि हमारे समुदाय में जितने भी लोग हैं सब मिलजुल कर रहें, सब मिलजुल करके काम करें, सभी आत्मनिर्भर बने, सब में प्रेम की भावना हो, सब में विकास करने की भावना हो, सब में आगे बढ़ने की भावना हो, ललक हो। तभी सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो हम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, चलाए जाएंगे, तभी ये विकसित होगा, तभी ये सफल होगा। क्योंकि इसमें मैं नहीं, मेरा कल्याण केवल नहीं निहित है, बल्कि हम सबका कल्याण। यहाँ पर वी की भावना है, आई की नहीं। मैं की भावना नहीं होनी चाहिए, वी की भावना होना चाहिए, हम की भावना होनी चाहिए। तो दूसरा उद्देश्य इसका यह है। तीसरा है ग्रामीण नेतृत्व का विकास। पंडित नेहरू का मानना था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को अगर सफल बनाना है तो ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना पड़ेगा, है ना। ग्रामीण संस्थाओं को उत्थान करना होगा, उन्हें सहयोग देना होगा। क्योंकि जो दिल्ली में बैठा है, जो बड़े बड़े शहरों में बैठा है, महानगरों में बैठा है, उसे क्या पता कि गांव की क्या समस्याएं हैं। तो गांव की समस्याओं को उजागर करने के लिए, गांव के संसाधनों को बताने के लिए ग्रामीण नेतृत्व का विकास आवश्यक है। और आज आप देख रहे हो पंचायती राज में इन्हीं बातों पर ज्यादा जोर दिया गया। गांव के पंच, सरपंच, मुखिया, प्रधान वहां के गांव में क्या मुख्य समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उजागर करते हैं और फिर वो आगे से आगे बताते हैं। हर क्षेत्र में जो बजट होता है उस बजट का आवंटन होता है और उस तरह से उसका विकास किया जाता है। तो पंडित नेहरू ने क्या कहा कि
सामुदायिक विकास कार्यक्रम के 3 उद्देश्य हैं। पहला है ग्रामीणों का विकास करना, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। यहाँ की 75 से 80% जनता गांव में रहती है, तो गांव का उत्थान जरूरी है। फिर ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना, क्योंकि गांव वाले इतने इस तरह से होते हैं कि अगर ग्रामीण नेतृत्व का विकास किया जाए, गांव के लोग अगर चाहते हैं विकास करना, तो उन्हें अपना एक लीडर चुनना होगा। और एक नेता अगर वो चुनेंगे और उनकी बात को मानेंगे, तो वो नेता गांव की समस्याओं को आगे से आगे ले जाएंगे और उनका समाधान भी होगा। तीसरा था सामुदायिक जीवन जीने की भावना पैदा करना, अर्थात यहां मैं की भावना नहीं, मेरा केवल उत्थान नहीं हो, बल्कि हम सबका उत्थान हो। यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसी जाति के लिए, किसी विशेष वर्ग के लिए, किसी विशेष संप्रदाय के लिए नहीं है, बल्कि समुदाय में जितने भी लोग रह रहे हैं, सबका जीवन बेहतर हो, सबका विकास हो, सबका उत्थान हो और सब मिलजुल कर रहें, कहीं भी द्वेष नहीं हो, कहीं भी वैमनस्य नहीं हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के 3 उद्देश्य पंडित नेहरू ने रखे। इसके बाद वीटी कृष्णमाचारी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य में 4 उद्देश्य उन्होंने रखा। पहला कहा उन्होंने सहभागिता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन कोऑपरेशन। उन्होंने कहा कि चाहे कितने भी आप कार्यक्रम बना लो, लेकिन जब तक लोगों की सहभागिता नहीं होगी, लोगों का कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक वो कार्यक्रम सफल नहीं होंगे। इसलिए सहभागिता का विकास होना नितांत आवश्यक है। वही बात है घुमा फिरा करके कि सभी लोग अगर मिलजुल कर काम करेंगे तो उत्थान होगा। इसको ऐसे समझो कि लकड़ी का एक गट्ठर है, एक बंडल है, उसे हम आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर लकड़ी के एक एक टुकड़े को अलग कर दिया जाए तो तोड़ना उसको आसान होगा। तो इन्होंने यही कहा कि सभी मिलकर के अगर हम काम करेंगे, विकास की ओर ले जाएंगे, तो वास्तव में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। आप भी जानते हो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, है ना, एक कहावत है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो जितने भी समुदाय के लोग हैं, सबका विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध करवाना। इन्होंने कहा कि ग्रामीण जनता है ना, या जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए पैसे नहीं है, आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय है, वैसे लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि भूखा पेट काम नहीं करता। आज एकादशी है, अगर मान लो एकादशी में फल नहीं लो, दूध नहीं लो, है ना, तो क्या होगा, शाम तक आते आते कमजोरी आने लगती है। तो कहते हैं कि भूखे पेट, है ना, भूखे भजन न होई गोपाला, धरी रहेगी तेरी कंठी माला, एक कंठी माला यो की यो पड़ी रहेगी। तो वीटी कृष्णमाचारी ने इस चीज को बहुत गहराई से देखा, महसूस किया और उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, तभी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जो उद्देश्य है उसकी सफलता मिल सकती है। तो बेरोजगार जो भी है, ग्रामीण है, जैसे नलकूप खोदवाना है, सड़क बनवाना है, ये नहर बनवाना है, या जो कुछ भी विकास के कार्यक्रम करवाए जाने हैं, जो कार्यक्रम बना रहे हैं, उसमें ग्रामीण लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरे, जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आज भी आप देखते हो नरेगा में लोगों को रोजगार मिल रहा है ना, ग्रामीण जनता को रोजगार मिलता है, जो रोजगार करने लायक रहते हैं। क्योंकि अगर उनको आप रोजगार नहीं दोगे तो कहाँ चले जाएंगे वो, आपके घर छोड़ करके, अपना गांव छोड़ करके दूर शहर चले जाएंगे, अपने पत्नी को, अपनी बूढ़े माँ बाप को, अपने बच्चों को छोड़ के चले जाएंगे, और जहाँ जाएंगे वहाँ भी इनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती है। वो कहीं भी झुग्गी झोपड़ी लगा लेते हैं, कभी नदी के किनारे, कभी गंदे नाले के किनारे उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ बनी रहती हैं, उनका भी स्वास्थ्य स्तर गिरता है। तो इस चीज़ को उन्होंने महसूस किया और कहा कि ग्रामीणों को अगर रोजगार गांव में ही मिल जाए तो सबसे बेहतर होगा, वो पलायन नहीं करेंगे और जो गांव के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करेंगे। तीसरा है जो उन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि परंपरागत कृषि कार्य को आधुनिक तरीके से करना। क्या कहा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारी ये 1952 की बात है कि उन्होंने कहा कि जब भारत आज़ाद हुआ है उस समय हमारे पास जो
खेती करने के तरीके हैं अत्यंत ही प्राचीन हैं। कमजोर बैल है, कमजोर भैंस है और कमजोर किसान है, खेत को कैसे जोतेगा? परंपरागत तरीके से अगर हम खेत जोतते हैं तो ठीक प्रकार से खेतों की जुताई नहीं होती है। परंपरागत तरीके से अगर हम पुराने बीजों का, कम उत्पादन उपज देने वाले बीजों का उपयोग में लेते हैं तो भी उससे ज़्यादा उपज नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, परंपरागत कृषि कार्य जो लोग कर रहे हैं उनको हमें उत्साहित करना चाहिए कि आप आधुनिक तरीके से खेती को करें। आधुनिक तरीके से खेती करने का मतलब है कि आप उत्तम किस्म के बीज प्रयोग में लें, कीटनाशकों का उपयोग करें, पानी सिंचाई के लिए काम में लें, तो आप देखोगे कि आपकी पैदावार बढ़ेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए श्वेत क्रांति आया, हरित क्रांति आया, मैं आगे की बात बताऊंगी। तो वीटी कृष्णमाचारी ने 4 चीजों पर जोर दिया। पहला है सहभागिता का विकास, दूसरा है बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध करवाना, और जब गांव वाले को गांव में ही रोजगार मिल जाएगा वो शहर क्यों भागेंगे, बड़े महानगर में क्यों जाएंगे, उनको वहां कुछ रखा नहीं है तो नहीं जाएंगे। फिर है परंपरागत कृषि कार्य को आधुनिक तरीके से करना, परंपरागत तरीके से जो खेती करते हैं, जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उसको वो आधुनिक तरीके से करेंगे। और लास्ट में है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग। प्राकृतिक, उन्होंने क्या कहा कि प्राकृतिक तरीके से खेती का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। कैसे? हर जगह, हर भूमि किसी न किसी तरीके से हमारे लिए लाभदायी है। कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, कहीं मरुस्थल है, कहीं तेज हवाएं बहती हैं, कहीं की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, कहीं गंगा नदी बह रही है। प्रकृति में कोई सा भी ऐसा जगह नहीं है जो कि मूल्यहीन है, सब बहुमूल्य है। आवश्यकता इस बात की है कि उसको हम पहचाने, भौतिक संसाधन को पहुंचाने और फिजिकल रिसोर्सेज, भौतिक संसाधन को पहचानने के पश्चात उनका अधिकतम उपयोग करें। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, अपन रहते हैं, मैं राजस्थान के जोधपुर में रहती हूँ और यहाँ बहुत गर्मी पड़ता है, इतनी धूप पड़ता है, इतनी गर्मी पड़ता है कि सर्दी तो मात्र 2 या 3 महीने और गर्मी बाकी के महीने गर्मी ही पड़ती है, इतना तेज धूप होता है। तो इस सूर्य प्रकाश का उपयोग सोलर एनर्जी के रूप में करना लोगों ने प्रारंभ कर दिया और उससे फिर क्या फायदा हुआ, बिजली बनने लगी। और जब बिजली बनने लगेगी तो कम कीमत में बिजली हमें उपलब्ध हो जाएगी। क्या मिल रहा है हमें? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश कहाँ मिल रहा है? अपने छतों पर सोलर एनर्जी के प्लेट्स लगा दो, आपकी ऊर्जा उत्पादन होता रहेगा, बिजली उत्पादन होता रहेगा, जिससे पंखा, कूलर सब लगा सकते हैं। जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं, छोटा गांव है, बड़े बड़े खेत हैं, वहां पर सोलर प्लेट्स लगा देते हैं लोग, और सोलर प्लेट्स लगाने के बाद क्या करते हैं, गांव वाले को बिजली कम कीमत में उपलब्ध करवा रहे हैं। तो क्या है, भौतिक संसाधन। सूर्य प्रकाश तो हमें निःशुल्क मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, उससे बचाव के लिए हम छतरी तान रहे हैं, तो हम कई तरह का दूसरे चीज़ों का उपयोग में कर रहे हैं। तो क्यों नहीं उस ऊर्जा को हम इस तरह से संग्रहित करें जिससे कि बिजली बने, जिससे कि खाना पके, जिससे कि गाड़ियाँ चले, है ना। तो भौतिक संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसी तरह से आप उत्तराखंड का देख लो, वहाँ पर पहाड़ है, आप झारखंड को देख लो, वहाँ पर खनिज, अफरक, प्रकृति में तो दुनिया भर की खान भरी पड़ी है, बशर्ते उनका उपयोग किया जाना चाहिए। तो वीटी कृष्णमाचारी ने 4 ऑब्जेक्टिव्स बताए। सबसे पहले बताए सहभागिता का विकास करना, कि सब मिलकर के भाई काम करो, अकेले ने काम नहीं होगा। जहां आप अकेले काम करोगे, जहां एक सुनसन वर्कर अकेला काम करेगा, या कोई भी ऑफिसर किसी एक व्यक्ति के घर में एक व्यक्ति से ज़्यादा लगाव रखेगा, दूसरे से नहीं रखेगा, तो वैमनस्य उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए सहभागिता का विकास होना चाहिए। सेकंड कहा, बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए ताकि पलायन की, है ना, जो स्थिति है उसको रोका जा सके। गांव में अगर रोजगार मिलेगा तो गांव वाले अपने घर में रह करके, अपने संसाधनों का उपयोग करके, अपने गाय भैंस पाल करके, अपने खेतों में काम करके, फल सब्जी उगा करके, अनाज उगा करके अपना भी पेट भरेंगे और अपने परिवार वालों का भी पेट भरेंगे, और शहर पर जो एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है उसकी भी कम होगी। और तीसरा, परंपरागत कृषि को आधुनिक तरीके से किया जाना चाहिए। और लास्ट में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई भी स्थान ऐसा नहीं है, भारत माता या पृथ्वी माता, धरती माता
कहीं समुद्र है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, कहीं झील है, कहीं झरने हैं, कहीं उपजाऊ जमीन है, कहीं रेगिस्तानी जमीन है, कहीं खूब हवाएं बहती हैं, कहीं सर्द रहता है। तो उन प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह से कैसे प्रयोग किया जाए ताकि लोगों का आय बढ़े और उनका अधिकतम उपयोग करके उससे संबंधित कार्यक्रम तैयार किए जाएं। तो आज मैंने आपको सामुदायिक विकास के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में चर्चा किया है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने की इजाज़त। बाय बाय बच्चे, बाय बाय। ठीक है, ओके।